महोदय ग्रामीण समुदाय के लिए चारे एवं ईंधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के अनुभव यह बताते हैं कि उपर्युक्त दोनों को अलग करने का कोई भी प्रयास सिर्फ बनावटी साबित होगा तथा न तो इससे वास्तविक उन्नति ही होगी और न ही वनीकरण में वृद्धि। जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना होगा कि पर्यावरण संरक्षण में ही उनका हित निहित है। इस विचार को भली-भांति मान्यता देनी चाहिए कि सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के द्वारा ही पर्यावरण सुरक्षा का आधार तैयार होता है। स्थिति को झकझोर देने वाली वास्तविकता यह है कि विकासशील देशों की अभावग्रस्त जनसंख्या अमीर लोगों की समृद्धि वृद्धि करती रही है। अगर टूटे हुए को फिर से जोड़ना है अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना है तो विकास की गुणवत्ता की पुनर्स्थापना के लिए इस ढंग से समझौता करना पड़ेगा कि जिससे पर्यावरण की अपूरणीय क्षति न हो तथा यह भी सुनिश्चित हो सके कि जनसंख्या को उचित जीवन स्तर मिलता रहे। आज एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रारंभ करने की आवश्यकता है जो एक पक्षीय या सहायतार्थ न होकर आम हित की हो तथा जिसमें विश्वसनीयता तथा जिम्मेदारी हो। संबंधित प्रणाली विकसित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास का जो भी कार्य हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि विकासशील देश अपने विकास हेतु नए एवं अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीकी को वरीयता रियायती तथा अव्यापारिकता के आधार पर स्थानांतरित कर सके। इस प्रणाली की बागडोर अच्छे जवाबदेह तथा प्रजातांत्रिक हाथ में होनी चाहिए। व्यापार को एक हथियार के रूप में न लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के प्रोत्साहन के रूप में लिया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा दोनों ही शहरी तथा ग्रामीण विशेष रूप से गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों के भरपूर योगदान पर निर्भर करती है। वे लोग उस त्रासदी के शिकार होते हैं जिसे कि उन्होंने पैदा नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रकोप, प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी का प्रभाव सबसे अधिक गरीबों पर ही होता है। भारत में गैर सरकारी संस्थाएं सक्रिय हैं जो कि जनमानस के पर्यावरण को प्रति सचेत करने तथा वातावरण को होने वाली क्षति के खतरों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु नवीकरण, पर्यावरण सुधार एवं बंजर भूमि सुधार जैसी योजनाओं को चलाने तथा
वातावरण को क्षति से सुरक्षित करने में लगी है। महोदय, इस समय तक मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हमने अतीत में वह सब कुछ किया है जो संभव था और आगे भी हम संघर्ष को, एक बड़े टकराव को बचाने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। लेकिन एक प्रकार से संघर्ष अभी भी मौजूद है। युद्ध का जो मान्य अभिप्राय होता है उसके अनुरूप युद्ध की स्थिति भले ही न हो, किंतु हम महसूस करते हैं कि जिस ढंग से शरणार्थी हमारे यहाँ आते जा रहे हैं उसको देखते हुए हमारे देश के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही जारी है। यह समस्या जानबूझकर पैदा की गई है। लगता है कि एक देश ने एक पड़ोसी देश की बड़ी सुविधा के साथ अपनी समस्या हल कर ली है और जिन लोगों को वह अपने यहाँ नहीं रहने देना चाहता था तथा जिन्होंने उसे चुनाव में वोट नहीं दिया था, उन्हें सीमा के पार हमारे यहाँ ढकेल दिया है। इस तरह उन्होंने लोगों को इन सशरीर हटाकर और हमें ज़्यादा कमज़ोर बनाकर यह भारी बोझ हम पर डाल दिया है और अपनी समस्या हल कर ली है। अब इस स्थिति में किसी भी देश के लिए स्वाभाविक है कि वह दूसरों से समझदारी और समर्थन की आशा करे। लेकिन भारत इतना बड़ा व मजबूत है और उसमें ऐसी एकता है कि वह अपने ही बलबूते पर अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है। मैं किसी की मदद मांगने के लिए इस यात्रा पर नहीं आई हूँ। वस्तुतः जब मैं सूखे के समय यहाँ आई थी तो मैंने कभी नहीं कहा था कि हमें सहायता चाहिए। मैं प्रथमतः यहाँ उस सौहार्दपूर्ण निमंत्रण के कारण आई हूँ जो मुझे 1 वर्ष पहले मिला था और इसलिए भी कि यूरोप और एशिया में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकारों और बड़े राष्ट्रों के नेता क्या सोच रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियों का उनका आकलन क्या है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती थी कि मैं उन्हें बताऊं कि मेरे यहाँ जो स्थिति है उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ। मैंने अभी कहा कि हम यह समझते हैं कि हमारी जो भी कठिनाइयाँ हों, हम पहले भी बड़ी अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजर चुके हैं और हम आज भी पहले की तरह त्याग और बलिदान कर सकते हैं।
हम चाहेंगे कि दुनिया यह समझे। महोदय, भारत इतना विशाल देश है कि कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। आज हो यह रहा है कि अधिकांश देशों में लोग अब भी शक्ति संतुलन के पुराने विचार के लिए कार्यरत हैं या उसके लिए सोच रहे हैं। जब हमारे देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था तो वह अस्वाभाविक विभाजन था। हम जानते थे कि उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन हमने उसे स्वीकार किया इसलिए कि वह स्वाधीनता के लिए चुकाई जा सकने वाली कीमत है और हमने यह भी सोचा कि अगर कोई कठिनाइयाँ या समस्याएं होंगी तो भी हम कम से कम कुछ आगे तो बढ़ सकेंगे, अपने हिस्से का कुछ प्रयास तो कर सकेंगे और गंभीर उत्तेजनाओं के बावजूद हमने सीमा पार की घटनाओं को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमारी जनजातियों को चीन और पाकिस्तान शस्त्र सज्जित किया। हम उन्हें हमसे लड़ने और हमारे यहाँ की शांति भंग करने के लिए उकसाया। हमने इसकी शिकायत किसी भी राष्ट्र से नहीं की। हमने उन समस्याओं को अपने आप हल किया। हमने अपने लोगों से बातचीत चलाकर एक-एक समस्या का समाधान निकाला। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।